गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हम एशिया के भूगोल का अध्ययन कर रहे थे बीए पार्ट थर्ड के लिए, और इससे पहले हमने उसका उच्चावच, भौतिक स्थिति, जलवायु, वहाँ की वनस्पति, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया। और एक जो हमारे सामने जो पिक्चर आई है उससे हमारे दिमाग में ये बातें क्लियर हुई है कि एशिया का धरातलीय विस्तार इतना अधिक है कि यहाँ पर जलवायु में, वनस्पति में बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। इसका आधार अगर हम जलवायु को बना के चलें तो हमें सब चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार से विश्व के सबसे गर्म क्षेत्र, सबसे ठंडा क्षेत्र, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र इसी महाद्वीप में पाया जाता है। तो हम इससे ही अनुमान लगा देते हैं कि कितनी विविधताएं, भौगोलिक विविधताएं भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। और क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसकी स्थिति इस प्रकार की है और इसका विस्तार जो है वो बहुत ज़्यादा विस्तार है। उसका क्या रिजल्ट रहता है कि यहाँ पर बहुत विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। तो अब हम जब मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे तब हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये विविधता कितने बड़े रूप में हमारे सामने आएगी। हमने वनस्पति का अध्ययन किया, तब भी हमने देखा यहाँ सदाबहार वनस्पति भी पाई जाती है, पतझड़ी वनस्पति भी पाई जाती है, टैगा, टुंड्रा, मरुस्थलीय, हर प्रकार की वनस्पति यहाँ पाई जाती है। तो बेसिक बात यह है कि जो जलवायु का पैटर्न है इसकी स्थिति की वजह से वो ही इन सब चीज़ों पर प्रभाव डाल रहा है, और उसी के प्रभाव के कारण ये विविध रूपों में हमारे सामने आती है। तो एशिया की ये एक विशेषता है कि यहाँ पे विविधताएं, विभिन्नताएं पाई जाती है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि ये विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, और यहाँ की हम ये मानते हैं कि लगभग बड़ी मात्रा में हम ये मान लेते हैं कि जनसंख्या जो है वो कृषि के ऊपर निर्भर करती है। और ये जो कृषि कार्य है ये मूल रूप से मिट्टी की स्थिति पर, वहाँ का मिट्टी का जो संगठन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे एक मोटा मोटा ये अनुमान लगाया जाता है कि एशिया के देशों में लगभग 63% जो पॉपुलेशन है वो कृषि के ऊपर ही डिपेंड करती है, कृषि में ही उनको रोज़गार मिला हुआ है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो मिट्टी है या ये जो मिट्टी का स्वरूप है ये एशिया में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि वास्तव में मिट्टी कहते किसे हैं। हम इसको समझने के लिए एक बेनेट, जो एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हैं बेनेट, उन्होंने इसकी बहुत क्लियर एक परिभाषा दी है कि मिट्टी भूतल पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों और वनस्पति के अंशों के योग से बनी है। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने इस परिभाषा में एक्सप्लेन किया है कि पहली बात तो ये असंगठित पदार्थों से बनी है। असंगठित पदार्थ मतलब क्या है कि इसमें मिट्टी में कण होते हैं, दाने होते हैं, छोटे छोटे रवे की तरह चीज़ें होती है, पर वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं, तो वो असंगठित होते हैं। और इसका निर्माण किन चीज़ों से होता है? जो उस क्षेत्र की मूल चट्टानें हैं उनके विखंडन से होता है, और साथ में इसमें जो वनस्पति के अंश गिरते हैं, ह्यूमस जो होता है, उसके योग से ये मिट्टी बनती है। तो ये हमें क्लियर हो गया कि मिट्टी है क्या और उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो मोटे तौर पे हम ये देखते हैं कि चट्टानों में जो टूट फूट होती है, उस पे जो अपर्दन, अपक्षय का असर होता है, उसकी वजह से मिट्टी का निर्माण होता है। इसीलिए जलवायु की जो दशाएं होती है वो इस तोड़ फोड़ के लिए एक तरह से रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये जो चट्टानें टूटती हैं इनमें ये ब्रेक होती हैं, धीरे 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 ये जो कण होते हैं इसके और बारीक होते जाते हैं, और एक चट्टान
बिल्कुल एक चूर्ण के रूप में हमारे सामने आती है, उसी को हम मिट्टी कहते हैं। और इसमें वनस्पति के अंश भी मिल जाते हैं, क्योंकि स्थानीय वनस्पति का जो लिटरिंग अमाउंट होता है, पत्ते गिरते हैं, सड़े गले पेड़ गिरते हैं, वो इसमें एक ह्यूमस की मात्रा को, वनस्पति के कणों को बढ़ा देते हैं। और कभी कभी ये होता है कि स्थानीय चट्टानों का रंग अलग होता है, परंतु इस वनस्पति के मिलने से स्थानीय मिट्टी के रंग में भी कई बार परिवर्तन हो जाता है। खनिज पदार्थों के कण भी होते हैं जो जल में घुलकर मिल जाते हैं, जिसमें सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, पोटाश और फास्फोरस, ये ऐसे तत्व हैं जो इसमें मिले रहते हैं। और ये एक हम ये कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों का जो कॉम्पोजिशन है वो ही मिट्टी की क्वालिटी को डिसाइड करता है कि मिट्टी में उर्वरक शक्ति अधिक है, कम है, मिट्टी ऊसर है। तो ये सारी चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं। और मिट्टी के निर्माण में जीव जंतुओं का भी सहयोग होता है। जीवांश के सड़े गले तत्व भी मिट्टी में मिल जाते हैं, वनस्पति के कण, और इन सब से क्या होता है कि मिट्टी में जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी उर्वरा शक्ति है, वो बढ़ती है। तो मिट्टी के निर्माण में हम मोटे तौर पे देखें तो इसमें कौन कौन से तत्व हमने देखे। चट्टानों का अंश था, इसमें वनस्पति का अंश था, जीवांश का अंश था। इन सभी के मिलने से एक मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, या मिट्टी की रचना होती है, या मिट्टी का विस्तार होता है। अगर आप एशिया का अभी मैप अपने सामने खोल लें, एशिया की मिट्टियों का, तो बड़ा आपको अलग अलग तरह के इसमें पैटर्न्स दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिट्टी में बड़ी मात्रा में विभिन्नताएं पाई जाती है। और यहाँ पर टुंड्रा मिट्टी भी है, पोडज़ोल भी है, काली मिट्टी भी है, चेस्टनट मिट्टी भी है, मरुस्थलीय मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। हम ये कह सकते हैं कि मिट्टी में अनेक अनेक विभिन्नताएं पाई जाती है, और वो हमें इसके मानचित्र पर बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती है। और ये मिट्टियाँ जो अलग अलग प्रकार की हैं, इनमें इनका संरचना अलग है, इनमें केमिकल कंपोजिशन अलग है, इसमें जीवाश्म का तत्व अलग है। उसी का क्या रिज़ल्ट रहता है कि कुछ मिट्टियाँ इनमें से बहुत उर्वरक बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं उर्वरता वाली होती है, और कुछ मिट्टियाँ ऐसी हैं जिसमें ये सब चीज़ें बहुत कम होती है, उर्वरक तत्व बहुत कम होते हैं, वो कृषि के लिए बिल्कुल यूज़लेस होती है, या वहाँ पे कृषि नहीं की जाती है। तो हमारे सामने मोटे तौर पर क्या बात आई है कि एशिया में विभिन्नताओं के कारण, और सभी प्रकार की विभिन्नताओं के कारण, जो मिट्टियों का कॉम्पोजिशन है उसमें भी अनेक विभिन्नताएं पाई जाती है। और अभी जब हम इसका मिट्टियों के प्रकार पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। तो हम सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं कि एशिया में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है, उसके वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एशिया एक पॉपुलेशन का भी बहुत बड़ा जमावड़ा है। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब इतनी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो अपनी उदर पूर्ति के लिए कृषि पर निर्भर है। जैसा कि मैंने आपको बताया 63% पॉपुलेशन जो है वो कृषि पर ही है। अब कृषि का उत्पादन क्या होता है, मूल रूप से मिट्टी पर निर्भर करता है। तो मिट्टी मानव की एक अनिवार्य संपत्ति है, एक अनिवार्य आवश्यकता है, और जल के साथ मिलकर मिट्टी मानव के 2 आवश्यक साधनों की पूर्ति करती है, और इन्हीं दोनों साधनों का मानव जो होता है, इसी पे ही पूरा ह्यूमन लाइफ जो है वो डिपेंड करती है। तो यहाँ पर मिट्टी इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि भी हमारा जो मेन व्यवसाय है वो कृषि है। तो एशिया के मानव जीवन और आर्थिक स्वरूप, मतलब नॉट ओनली हम अपनी उदर पूर्ति के लिए, वरन जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए ये मिट्टी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम कृषि के अलावा बात करते हैं तो प्राकृतिक वनस्पति जो है वो भी इसी पर निर्भर करती है, जो पशुओं को भोजन भी प्रदान करती है,
हमें आर्थिक लाभ भी पहुंचाती है, क्योंकि अनेक प्रकार के जो उद्योग धंधे होते हैं वो भी प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर करते हैं, या उनके लिए जो रॉ मटेरियल होता है, उनके लिए जो आवश्यक संसाधन होते हैं वो भी हमें वनस्पति से ही प्राप्त होते हैं, तो वो भी इनडायरेक्टली वहाँ की मिट्टी पर ही निर्भर करते हैं। जैसे फर्नीचर व्यवसाय है, कागज़ व्यवसाय, रबर व्यवसाय, ये सारे वो बिजनेस हैं जो पूरी तरह से कृषि पे डिपेंड करते हैं, और कृषि जो है वो मिट्टी पे डिपेंड करती है। तो एशिया महाद्वीप पर जितने भी प्रकार के वन मिलते हैं या घास के मैदान मिलते हैं, उनका वितरण और मिट्टी का जो वितरण है वो समान सा होता है। और किसी भी महाद्वीप का जो आर्थिक विकास है, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो इस पे तो डिपेंड करता ही है कि वहाँ पर मिट्टी में उपजाऊपन कितना है, वहाँ की उत्पादकता कितनी है। और इसीलिए आप ये देखिए कि जितने भी सभ्यता के विकास होते हैं वो नदी घाटियों में होते हैं, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, वहाँ पर उस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी होती है कि वो अधिक से अधिक लोगों को वहाँ पर रख सकती है, उनका पेट भर सकती है, और उनका जो व्यवसाय है वो उसके लिए वो क्षेत्र बिल्कुल उपयुक्त होते हैं। तो ये जो मिट्टी है ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होती है कि भी यहाँ पर विकास जो है वो इन्हीं चीज़ों पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं एशिया के मिट्टी के वर्गीकरण की। तो हमने एशिया की जो मिट्टियाँ हैं उनको मूल रूप से 8 भागों में बांटा है, और ये उनकी लोकेशन के आधार पर भी बांटा है। साथ ही साथ हमने मिट्टी की जो क्वालिटी है, मिट्टी का जो कॉम्पोजिशन है, उसके आधार पर हमने इसको 8 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज टुंड्रा मिट्टी के बारे में। अब आप ये देखिए कि हमने इतना अध्ययन पहले कर लिया है, तो अब हमें टुंड्रा शब्द से समझ में आ जाना चाहिए कि टुंड्रा क्षेत्र कौन सा है, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है, और ये जो मिट्टी है, ये जो टुंड्रा शब्द का क्षेत्र है, इस मिट्टी का क्षेत्र है, इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। तो आप ये देखिए कि ये मिट्टी जो है ये एशिया का जो उत्तरी भाग है, अगर आप मानचित्र पर देखेंगे तो उत्तरी भाग जो कि बहुत ठंडा प्रदेश है, जहाँ पर वर्ष पर्यंत ठंड पड़ती है, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो इसका विस्तार जो है वो पूरब में बेरिंग सागर से लेकर, और आप मैप में देखेंगे पश्चिम में यूराल पर्वत का क्षेत्र है, वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। और इस मिट्टी की का जो कॉम्पोजिशन, अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन देखते हैं तो इसमें लोहा और रेत की मात्रा अधिक होती है, और इसमें वनस्पति के अंश की कमी होती है। क्यों वनस्पति अंश की कमी है? क्योंकि इस क्षेत्र में वेजिटेशन का कवर जो है वो कंपैरेटिवली बहुत थिन है, या उस प्रकार की बहुत सघन वनस्पति नहीं पाई जाती है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पाई जाती है। बहुत ठंडे क्षेत्र हैं, वनस्पति यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबल नहीं होती है, तो इसीलिए क्या होता है कि इसमें वनस्पति का जो अंश है वो कम पाया जाता है। और इस मिट्टी की भीतरी तह में पानी की अधिकता होती है, अतः मिट्टी जो है वो शीत के कारण कठोर हो जाती है, जमी हो जाती है जम जाती है, क्योंकि इतना कम तापमान रहता है कि वो जो नमी का अंश है वो इतना ठंडा होता है कि वो मिट्टी को बिल्कुल जमा देता है। तो ये जो मिट्टी है ये बिल्कुल जमी हुई अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे कठोर शीत का मौसम रहता है। यह कठोर मिट्टी है, और इसका जो निचला भाग है वो नेचुरली बहुत कठोर होता है, और इसकी ऊपरी तह का जो कलर है वो हल्का कथई सा होता है, थोड़ा डार्क सा होता है। इस मिट्टी में वाष्पीकरण कम होने के कारण दलदल भी बन जाते हैं। वाष्पीकरण कम क्यों होता है? क्योंकि तापमान बहुत कम है, इसलिए अगर जहाँ पर थोड़ी भी नमी बनी रह जाती है वहाँ कई स्थानों पर दलदली परिस्थितियाँ भी हो जाती हैं। और ये कई स्थान ऐसे भी हैं जहाँ इस मिट्टी की ऊपरी तह चिकनी हो जाती है, और ग्रीष्म काल में जब थोड़ा तापमान बढ़ता है तो उस पर पपड़ी सी पड़ जाती है। अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इस मिट्टी का अधिक महत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन पर कोई भी आर्थिक क्रिया नहीं हो पाती है, ना तो हम यहाँ पर कृषि कर पाते हैं, और ना ही किसी उद्योग के लिए रॉ मटेरियल या उस प्रकार की चीज़ें हमें यहाँ पर
मिल पाती हैं। तो ये जो मिट्टी का क्षेत्र है, जो टुंड्रा मिट्टी का क्षेत्र है, यहाँ पर अगर हम इसे इकोनॉमिक नज़रिए से देखें तो इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि कृषि भी यहाँ पर, उस कृषि के लिए भी इस क्षेत्र का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है कि ये क्षेत्र आर्थिक आधार पर हम देखें तो वैसे भी थोड़े पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, और यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती जिसमें इस मिट्टी का योगदान हो। तो हम ये मानते हैं कि ये क्षेत्र जो है, इसमें जनसंख्या का घनत्व भी बहुत कम है, तो मानव भी अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए यहाँ पर इस प्रकार की कोई आर्थिक क्रिया नहीं करता है, और स्थानीय जलवायु और इसकी स्थिति इस क्षेत्र को एक तरह से ब्लॉक कर देती है। यहाँ पर कोई भी उस प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पाती है। तो ये जो टुंड्रा क्षेत्र है, ये एशिया के सबसे उत्तरी भाग में पाया जाता है। आप मैप देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे क्षेत्र की, जिसे हम पोर्टज़ोल मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं। और ये जो क्षेत्र है, ये एशिया महाद्वीप में जो साइबेरिया के कॉनिफरस फॉरेस्ट हैं, नुकीली पत्ती वाले जो कोणधारी वन प्रदेश हैं, वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। मतलब ये इसकी लोकेशन कहाँ आती है? टुंड्रा प्रदेश के नीचे वाले क्षेत्र में आपको इसकी लोकेशन दिखेगी। और यह मिट्टी एशिया के रूस के पश्चिम भाग से लेकर हम इसे चीन के उत्तरी भाग, कोरिया के उत्तरी भाग और जापान के उत्तरी भाग, ये इसके विस्तार क्षेत्र हैं जहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी में लोहा, चूना, पोटाश और खनिज अंश अधिक पाया जाता है। तो मतलब कंपैरेटिवली ये मिट्टी थोड़ी अधिक रिच है। इसमें जो एल्कलाइन होता है या तेजाब का अंश होता है, उसकी कमी पाई जाती है। और यहाँ पर जो वन प्रदेशों में मिलने के कारण इसमें वनस्पति का अंश अधिक होता है। डेफिनेटली जिसके ऊपर वेजिटेशन है उसकी पत्तियां भी गिरेंगी, कभी पेड़ भी गिरेंगे, और वो सारी चीज़ें जब मिट्टी में मिल जाती है तो मिट्टी को अधिक उत्पादक बना देती है। मिट्टी में वनस्पति का अंश अधिक हो जाता है। इस मिट्टी का जो रंग है वो राख की तरह होता है, और हम इसे उपजाऊ मिट्टी भी मानते हैं, और गेहूँ और जौ की खेती के लिए हम इसे बहुत उपयुक्त मानते हैं। तो आप ये देखिए कि ये कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं, विशाल वृक्ष होते हैं, उनकी सघनता अधिक होती है, उनकी मिट्टी, उनकी जो पत्तियां हैं, डालियां हैं, ज़मीन पे गिरती हैं, ज़मीन पे गिरकर वो मिट्टी में मिल जाती हैं, जिसका परिणाम क्या होता है कि मिट्टी में वनस्पति का जो अंश है वो वनस्पति का अंश अच्छा होता है। इसका क्या रिज़ल्ट रहता है कि मिट्टी की प्रोडक्टिविटी या उसकी उत्पादक क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। उसका क्या रिज़ल्ट होता है कि अब मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राकृतिक वनस्पति को साफ करके गेहूं और जौ की खेती यहाँ पर कर रहा है। इस क्षेत्र में टुंड्रा के कंपैरिजन में जो पॉपुलेशन है वो भी ज़्यादा पाई जाती है, और उस पॉपुलेशन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यहाँ के लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें वो फर्नीचर के लिए लकड़ी काटने का काम भी करते हैं। फर्नीचर इंडस्ट्री भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त वो अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए यहाँ पर गेहूँ और जौ की खेती भी करते हैं, और धीरे धीरे प्राकृतिक वन क्षेत्र को साफ करके ये कृषि कार्य यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। और ये जो क्षेत्र है ये हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये फ्यूचर की संभावनाओं का क्षेत्र है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे लोग प्राकृतिक वनस्पति को काटकर उससे कई इंडस्ट्री में भी यूज़ करेंगे। साथ ही साथ मानव के रहने के लिए जो आवास बनेंगे, मानव की आवश्यकता को पूरी करने के लिए वो इन वनों का प्रयोग करेंगे। तो साथ ही साथ पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ते ही वहाँ पर खाद्यान्नों की मांग भी बढ़ेगी, और ऐसी स्थिति में वो यहाँ पर इस मिट्टी के उपयुक्त जो दो चीज़ें हैं, गेहूँ और जौ, उनकी कृषि यहाँ पर करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वो क्षेत्र है जहाँ की मिट्टी
इस प्रकार की कृषि को सपोर्ट करती है। और इस सपोर्ट की वजह से क्या होगा कि आने वाले समय में हो सकता है कि ये क्षेत्र अच्छे कृषि की क्षेत्रों में बदल जाए। तो आज हमने ये 2 प्रकार की मिट्टियों के बारे में पढ़ा। अब कल की क्लास में हम आगे की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।